दादी माँ, हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बच्चों, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ बना रहेगा। ठीक है दादी माँ, हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम तो अकेले वापस जाने वाले थे बेटा शहर। दादी माँ, रिया भी जा रही है मेरे साथ। बहू को क्यों ले जा रहे हो बेटा? दादी माँ 8 दिन हुआ है हमारी शादी को मुश्किल से। हाँ तो 8 दिन हुआ है तो मतलब क्या है बेटा तुम्हारा? शादी हो गई इसका मतलब क्या है? पहले भी तो तुम शहर में अकेले रहते थे ना, और अब शादी हो गई है तो तुम अपनी पत्नी को अपने साथ ले जा रहे हो। अरे थोड़े दिन हमें भी तो बहू का सुख भोगने दो तुम। मतलब तुम्हारी शादी करवा दी हमने तो तुम तो मोटे ही हो गए। प्रवीण बेटा कान खोल कर सुन लो, बहू तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा शहर। लेकिन दादी। लेकिन कुछ नहीं। लेकिन दादी 2 दिनों बाद हमारी हनीमून ट्रिप भी है। ये हनीमून क्या कहलाता है मुझे नहीं पता। मैं तो इतना जानती हूँ कि तुम नई बहू को लेकर यहाँ से नहीं जाओगे, तुम अकेले ही जाओगे शहर। दादी हम लोगों की टिकट भी हो गई है, हम लोग प्लेन से जा रहे हैं। टिकट के पैसे भी मैंने दे दिया है। अब आप ही सोचिए, इतना पैसा हमारा। बेटा टिकट कैंसिल भी तो हो सकती है ना। और ये बताओ तुमने टिकट बुक किससे पूछकर की थी? अरे अभी हम हैं इस घर के सियाने, हमसे ना पूछते, कम से कम अपनी माँ से ही पूछ लेते। बड़े बुजुर्गों की कोई मान मर्यादा है कि नहीं तुम्हें? तुम्हारी शादी को तो 8 दिन हुए हैं और 8 दिनों में ही तुम इतने बदल गए हो। हमने सोचा नहीं था बेटा। अरे बेटा वो तो तुम्हारी पत्नी है, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगी। कुछ दिन कम से कम उसे गाँव में रहने दो, इस घर का रहन सहन रीति रिवाज ये सब जानने का मौका भी तो दो तुम अपनी पत्नी को। लेकिन दादी हम लोगों ने शादी के पहले से ही ये प्लानिंग करके रखी थी कि हम लोगों को शादी के बाद कहाँ कहाँ घूमने जाना है। हाँ वही तो बेटा, आजकल के सोच ले। पहले तो लड़का लड़की एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे, जो माँ बाप ने कह दिया बस वही होता था। शादी के दिन तक लड़का लड़की एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे, और शादी हो जाती थी उसके बाद भी बड़ों के सामने ऐसे बराबरी से बैठ नहीं सकते थे दोनों, ना ही एक दूसरे से बात करते थे। लेकिन आजकल की पीढ़ी ने सभ्यता संस्कृति की धज्जियां ही उड़ाकर रख दी है। यहाँ शादी सेट भी नहीं होती और पहले के पहले बातें करने बैठ जाते हैं। ऐसी शादी करेंगे हम, अपनी शादी में ये करेंगे वो करेंगे, घोड़ा नचाएंगे हाथी नचाएंगे फलाना नचाएंगे, बस ये काम चलता है तुम लोगों का। बड़े बूढ़ों की चलने देते हो तुम लोग? कुछ नहीं चलने देते। अब आजकल तो नाम के लिए बड़े बूढ़े रह गए हैं, सब तो बच्चों के हिसाब से ही होता है। कम से कम एक बात तो हमारी मान जाओ, तुमने शादी अपने हिसाब से की है, लेकिन मैं एक बात बोल देती हूँ, मैं बहू को तुम्हारे साथ पहुँचाने वाली नहीं हूँ। बड़ों की सेवा कैसे कर पाएगी तुम्हारी बीवी ये बताओ? और बड़े बूढ़ों की सेवा करना तो पुण्य का काम होता है। और हाँ बेटा एक बात और, कम से कम एक बच्चा इस घर में हो जाने दो उसका, और जब तक हम जिंदा हैं तब तक बहू इस घर में रहेगी। हमारे मरने के बाद तुम्हें जैसा लगता है वैसा करना। भले तुम अपनी माँ को अपने साथ ले जाओ, चाहे तुम ही यहाँ आकर रहो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूँ मैं तुम लोगों को एक साथ शहर में नहीं रहने दे सकती। लेकिन दादी माँ क्या दिक्कत है, रिया तो पहले से ही शहर में रहती थी। हाँ वही तो हम बोल रहे हैं, एक ही शहर में रहते थे तुम लोग, तो तुम्हारा मिलना जुलना तो होता ही रहा होगा, तो फिर अब एक साथ रहने से क्या मतलब है? कम से कम बहू की शादी हुई है तो उसे भी तो नयापन कुछ महसूस हो। तुम उसे अपने साथ फिर से शहर ले चलोगे तो उसे वही पुराना माहौल मिलेगा फिर। गीता बताओ हम सही बोल रहे हैं या गलत? अम्मा जी हमारी मानिए तो आप रिया और प्रवीण को जाने दीजिए शहर। अरे कैसी माँ हो तुम, तुम्हें जरा भी अकल नहीं है? घर में बहू किस लिए आती है ये बताओ? हम बेटों की शादी क्यों करते हैं? यही सोचकर करते हैं ना कि कल को हमारी बहू आएगी तो हमारी सेवा करेगी, बहू के आने से घर की जिम्मेदारियों से छुटकारा मिलेगा, यही सोचकर करते हैं कि नहीं? तुम्हें भी तो चाहिए ना अब आराम, इतनी उम्र हो गई है तुम्हारी, क्या इस उम्र तक तुम घर की जिम्मेदारियों को उठाते रहोगी? अम्मा जी पहले की बात और थी और अब की बात और है। हाँ तुम्हें ज्यादा ही पता है पहले के जमाने और अब के जमाने में। तुम्हें घर का बोझ ढोना है तो ढोते रहो, हम अपने जीते जीते तुम्हारी बहू को शहर नहीं पहुंचा सकते। तुम्हारे ससुर जी के गुजरने के बाद भी हम दोनों अकेले रहते हैं इस घर में, कम से कम बहू आ जाएगी तो हम 2 से 3 हो जाएंगे। अरे तुम ये क्यों नहीं सोचती हो गीता? अब तो हमारी उम्र हो चली है और तुम्हारी भी उम्र ढल रही है, कल को भगवान न करे यदि हम दोनों में से किसी को कुछ हो जाए तो फिर क्या होगा ये बताओ? कब मुझे भगवान का बुलावा आ जाए नहीं पता। मेरे बाद तुम अकेली इस घर में रह लोगी क्या ये बताओ? इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ, बहू को शहर बहर पहुँचाने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमारे नाती का मन होगा तो वो आ जाएगा अपनी बीवी से मिलने के लिए। लेकिन अम्मा जी हमारे बहू बेटों का बहुत मन है बाहर जाने का, शादी के बाद दोनों घूमने जाना चाहते हैं। अरे तो हाँ चले जाएंगे, हमने कौन सा उनके पैरों में जंजीर बांध कर रखी है? अभी दोनों की उम्र ही क्या हुई है, चले जाएंगे फिर कभी। हमारा इकलौता बेटा था मदन, वो भी तो दूसरे शहर में नौकरी करता था ना। जब तुम्हारी और मदन की शादी हुई तो तुम भी तो शहर नहीं गई थी ना? तुम्हारे ससुर जी ने तुम्हें यही रोक लिया था कि नहीं गाँव में? तुमने हमारी और हमारे पति की सेवा की हो तो आगे चल के तुम्हारे बहू बेटे भी तुम्हारी सेवा करेंगे। हमारा क्या है, हमारा तो जीवन गया। गीता तुम भी बहू बेटे वाली हो गई, लेकिन जरा भी अकल नहीं आई तुम्हें। प्रवीण बेटा 2-4 दिन और बहू के साथ गांव में रह जाओ, तुम्हें बहू के साथ रहने का इतना ही शौक है तो 2-4 दिन यहीं रहकर उसके साथ समय बिता लो, लेकिन हम उसे तुम्हारे साथ नहीं पहुंचाएंगे, ये हमारा अंतिम फैसला है। लेकिन अम्मा जी लेकिन कुछ नहीं गीता, हाँ यदि तुम्हारे बहू बेटों को जाना ही है तो हमारी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा इन्हें। अब तुम लोग जा सकते हो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है।
मैं आपके बिना अकेले नहीं रह सकती इस घर में, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं रहूंगी, मैं बता देती हूँ। देखो रिया, तुम समझदार लड़की हो, दादी माँ के फैसले के खिलाफ जाना मेरे बस की बात नहीं है। कहने का क्या मतलब है आपका? क्या आपने मुझसे इसलिए शादी की थी कि मैं आपके घर में आपकी माँ और दादी माँ की सेवा करूं? मैं उनकी सेवा करूंगी, बकायदा सेवा करूंगी, लेकिन यदि आप इस घर में रहते तो मैं रहने के लिए तैयार थी, लेकिन आपके बिना मैं बिल्कुल इस घर में नहीं रह पाऊंगी। रिया प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। दादी जी की उम्र हो चुकी है, दादी कितने दिनों की मेहमान है इस दुनिया में, ये बताओ। प्रवीण, ये सब बातें मैं नहीं जानती। तुम एक काम करो, तुम मम्मी जी और दादी माँ को हमारे साथ ही रख लो शहर में। लेकिन यदि तुम ये बोल रहे हो कि मैं अकेले रहकर यहाँ पर तुम्हारी माँ और तुम्हारी दादी माँ की सेवा करूँ, तो ये मेरे बस की बात नहीं है। मैंने तुम्हारे घर वालों को देखकर तुमसे शादी नहीं की है, मैंने तो तुम्हें पसंद किया था और तुम्हें देखकर ही तुमसे शादी की है, ना कि तुम्हारे परिवार वालों के लिए। देखो रिया, दादी माँ पुराने ख्यालों की हैं और हमें दादी माँ के फैसले को मानना ही पड़ता है। ये क्या बात हुई भला? यदि मुझे पहले से पता होता कि ये सारी बातें आएंगी तो मैं तुमसे शादी कभी नहीं करती। और आश्चर्य तो मुझे इस बात का है कि दादी माँ के सामने तुमने एक शब्द भी नहीं बोला। तुमने क्यों नहीं बोला दादी माँ से कि हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते? देखो प्रवीण, पहले के जमाने की बात अलग थी, अब समय बदल चुका है और समय के साथ साथ लोगों को अपनी विचारधाराएं भी बदलना चाहिए। कोई लड़की अपने पति के बगैर ससुराल में नहीं रह सकती। दादी माँ मुझे 8-10 दिनों के लिए या महीने भर के लिए भी रोकती तो मैं हंसते हंसते रुक जाती, लेकिन दादी माँ तो इतना लंबा समय मांग रही हैं कि पूछो ही मत। वो बोल रही हैं कि मेरे मरने के बाद फिर तुम्हें जो लगेगा वो करना, तो क्या भरोसा है कि वो कब मर रही हैं? ये क्या बोल रही हो तुम? मैं उनका बुरा नहीं सोच रही हूँ, बस मैं उनकी कही हुई बातों को दोहरा रही हूँ। प्रवीण, मेरी जगह तुम होते तो तुम क्या करते? देखो रिया, जिस सिचुएशन में तुम हो उसी सिचुएशन में मैं भी हूँ, परिस्थिति को समझने की कोशिश करो। ये तो तुम गलत बोल रहे हो प्रवीण, मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मैंने तुमसे प्यार करके तुमसे शादी की है, मैं तुम्हारे घर वालों की पसंद नहीं हूँ, तुम्हारी पसंद हूँ। कम से कम इस बात का तो लिहाज कर लेती तुम। प्रवीण, तुमसे शादी का मेरा फैसला शायद बहुत गलत था। नहीं नहीं रिया, ऐसी बात मत करो। और क्या बोलूं मैं, तुम ही बताओ। तुमसे शादी के पहले मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था? हम दोनों ने कितनी सारी प्लानिंग की थी कि हम लोग हनीमून मनाने यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। शादी के बाद हमने एक नए फ्लैट में रहने का भी फैसला लिया था। बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने एक साथ मिलकर सोची थी, लेकिन एक पल में ही सारे सपने चकनाचूर हो गए मेरे। यदि मुझे तुम्हारे बिना इस घर में रहना पड़ा तो मैं इस रिश्ते में बिल्कुल रहना पसंद नहीं करूंगी। यदि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती तो फिर तुम्हारे बिना इस घर में भी नहीं रह सकती। अम्मा जी ने मेरा जीवन खराब किया तो किया, मेरे बहू बेटों के पीछे क्यों पड़ी हैं? मुझे अच्छे से याद है जब मैं शादी होकर इस घर में आई थी तो अम्मा जी ने सारे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर सौंप दी थी। मम्मी जी, आओ बेटा, बोलो बेटा, क्या बात है? मम्मी जी, आपको तो पता है मैं प्रवीण से कितना प्यार करती हूँ, क्या मुझे उनके बिना इस घर में रहना पड़ेगा? बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरी दादी जी से बात करूंगी। वैसे मम्मी जी, आप क्या सोच रही थी? बेटा, जो तेरी दादी जी ने मेरे साथ किया है वो मैं तुम लोगों के साथ नहीं होने दे सकती। मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी उन्होंने, लेकिन मैं तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकती। ऐसा क्या हुआ था मम्मी जी? आ बैठ, मैं तुझे सारी बात बताती हूँ। बेटा, जैसे प्रवीण मेरा इकलौता बेटा है, वैसे ही तुम्हारे ससुर जी भी अम्मा जी के इकलौते बेटे थे। तुम्हारे ससुर जी भी शादी के पहले से ही शहर में काम करते थे। जब मेरी और तुम्हारे ससुर जी की शादी हुई तो मेरी सासू माँ ने मुझे शहर नहीं जाने दिया। यही बातें बोलकर रोक ली उन्होंने कि तुम शहर चली जाओगी तो हम दोनों की सेवा कौन करेगा? बेटा, मैं उस समय कुछ बोल ही नहीं पाई। मैंने सोचा कि समय के साथ अम्मा जी मुझे इनके पास पहुंचा देंगी शहर, लेकिन ये हो नहीं सका। जब छुट्टियां मिलती तुम्हारे ससुर जी को तब वो गाँव आते, तब भी अम्मा जी के कारण वो मेरे साथ समय नहीं बिता पाते थे। मैं समझ सकती हूँ बेटा तुम्हारी मन की दशा। नई नई शादी होती है, एक लड़की कितने अरमान लिए हुए आती है अपने ससुराल। तुम्हारी तरह ही मेरे भी कुछ अरमान थे बेटा, लेकिन बेटा ये हो नहीं सका। और जब तुम्हारे ससुर जी आते थे तो ये भी संभव नहीं था कि हम खड़े होकर ठीक से बातें कर सकें। अम्मा जी हमें एक दूसरे के साथ समय ही नहीं बिताने देती थी। अम्मा जी हमेशा यही बोलती थी कि घर में बुजुर्ग हैं, थोड़ा उनका लिहाज किया करो। इस संकोच में हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते थे। इसी तरह बस समय बीतता गया और मैं गर्भवती हो गई। शादी के 2 साल बाद ही प्रवीण ने जन्म ले लिया। प्रवीण के जन्म होने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब मुझे जाने के लिए मिलेगा इनके पास, लेकिन अम्मा जी ने मुझे यह कहकर रोक लिया कि अभी बच्चा छोटा है, शहर के वातावरण में हमारा बच्चा बीमार हो जाएगा, इसलिए उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। जब प्रवीण 6 महीने का हो गया तब तुम्हारे ससुर जी फिर आए। तब एकांत में मैंने उनसे यही बातें की कि मैं आपके साथ चलूंगी। तुम्हारे ससुर जी की अपनी माँ और पिताजी के सामने बोलने की हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी दबी आवाज में उन्होंने अपनी राय अम्मा जी के सामने रखी। लेकिन अम्मा जी ने उन्हें बहुत भला बुरा सुनाया और इस बात से साफ इनकार कर दिया कि मैं उनके साथ कभी नहीं जा सकती। फिर मम्मी जी, फिर क्या बेटा? जब प्रवीण 1 साल का हुआ तब शहर से ये खबर आई कि तुम्हारे ससुर जी का ऑफिस जाते समय एक्सीडेंट हो गया है और वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। बेटा, मैं इसी आस में जीती रही कि आज नहीं तो कल मैं तुम्हारे ससुर जी के पास जाऊंगी, लेकिन किस्मत ने मुझे उनके पास जाने का मौका ही नहीं दिया। फिर क्या था, मेरा जीवन बस इसी घर में सिमट कर रह गया। मेरे पति के पास जाने की इच्छा मेरी इच्छा ही रह गई बेटा। बेटा, लेकिन तू निश्चित कर रहे, जो मेरे साथ हुआ है वो मैं तेरे साथ कभी नहीं होने दे सकती। इसके लिए चाहे फिर मुझे कुछ भी करना पड़े। मम्मी जी, लेकिन आपने अपने लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? ये बताइए, आपको अपने पति से दूर रखा गया, इसके लिए आपको कुछ तो बोलना था। बेटा, पहले का समय अलग था, आज का समय अलग है। बेटा,
बेटा, पहले का समय तो ऐसा था कि माँ बाप और परिवार वाले जाकर ही लड़का लड़की को पसंद करके आ जाते थे। लड़का लड़की तो एक दूसरे को देखते ही नहीं थे, शादी के दिन ही एक दूसरे की शक्ल देखा करते थे। मेरे पिताजी तो थे नहीं, माँ अकेली थी और हम 4 बहनें थे। हमारे घर की परिस्थिति बहुत खराब थी और मैं सबसे बड़ी बहन थी। मेरी शादी अच्छे घर में हुई थी। मैंने इस डर से कुछ नहीं बोला बेटा कि यदि मैं कुछ बोलती तो मुझे वापस अपने मायके न पहुंचा दिया जाए, और यदि मैं मायके में जाकर बैठ जाती बेटा तो मेरी 3 बहनें और थी, कौन उनसे शादी करता? तुम ही बताओ उनका क्या होता बेटा। बस इसलिए बेटा इसी उम्मीद में जीती रही मैं कि आज नहीं तो कल मुझे जाने का मौका जरूर मिलेगा इनके साथ। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं बेटा, और मैं पहुंच ही नहीं पाई कभी। लेकिन बेटा मैंने अम्मा जी की तानाशाही बर्दाश्त कर ली। अपने लिए तो आवाज नहीं उठा सकी बेटा, लेकिन तुम्हारे लिए मैं जरूर आवाज उठाऊंगी। चाहे फिर अम्मा जी मुझे इसके लिए कुछ भी कहें, कुछ भी दंड दे, मैं सब सहन कर लूंगी। मम्मी जी अब मुझे आपका ही सहारा है बेटा, तू मेरे होते हुए जरा भी चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मम्मी जी के साथ सच में बहुत गलत हुआ है। दादी जी को मम्मी जी के साथ ऐसा नहीं करना था। मम्मी जी ने तो सब चीज बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं दादी जी के खिलाफ आवाज जरूर उठाऊंगी। रिया बेटा। हाँ मम्मी जी बोलिए। रिया बेटा मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हाँ बोलिए मम्मी जी। रिया बेटा कल अम्मा जी अपने भाई के घर जा रही हैं। जब अम्मा जी मामा जी के घर जाएंगी उसी समय तुम दोनों निकल जाना। तुम्हारे जाने के बाद अम्मा जी जो भी बोलेंगी वो सब मैं सुन लूंगी। वाह मम्मी जी क्या आइडिया आया है आपके दिमाग में। जाओ बेटा कमरे का दरवाजा लगाकर तुम अपनी पैकिंग शुरू कर दो। हाँ मम्मी जी ठीक है, जाओ मैं खाना बना लेती हूँ। थैंक यू मम्मी जी। यही सही मौका है रिया और प्रवीण को शहर भेजने का। अम्मा जी के चलते मैं अपने बेटे बहू की गृहस्थी खराब नहीं होने दे सकती। गीता। जी अम्मा जी बोलिए। तुम रसोई में क्या कर रही हो? वो अम्मा जी कुछ नहीं, मैं सब समझती हूँ गीता। तुम यहाँ काम करने के लिए आई हो रसोई में। तुम भूलो मत गीता अब तुम सास बन गई हो। तुम रसोई के काम करना छोड़ दो। जब तक तुम अपनी बहू के कंधों में जिम्मेदारियां नहीं डालोगी तब तक वो कहाँ से सीखेगी। हाँ हाँ अम्मा जी आप सही बोल रही हैं। जब मैं सही बोल रही हूँ तो तुम्हारी बहू है कहाँ? बस वो अभी गई है अम्मा जी यहाँ से। रसोई में काम करते करते थक गई थी वो, तो मैंने उससे बोला कि जाओ मैं सब्जी पका देती हूँ। हाँ हाँ ऐसे ही करके अपनी बहू को आराम कराना। तेरी बहू आराम करेगी और तू रसोई में काम करना। देख गीता तेरा और मेरा समय गया। अब ये नई नई लड़कियों को घर के काम धंधे रीति रिवाज सिखाना बहुत कठिन है, इसलिए तेरी बहू पे तू सख्ती से पेश आ। मैं देख रही हूँ जिस दिन से तेरी बहू आई है तू तो उसके साथ उसकी सगी माँ जैसा व्यवहार कर रही है। अरे भूल मत गीता तू तेरी बहू की सास है, सास माँ बनने की कोशिश मत कर, वरना तेरे सर पर बैठकर नाचेगी और फिर रोती आएगी तू मेरे पास। देख फिर समय निकल जाएगा तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती, इसलिए तुझे अभी से समझा देती हूँ। अभी भी समय है, तू सुधर जा। हाँ अम्मा जी ठीक है। वैसे अम्मा जी कल तो आप मामा जी के घर जाने वाली थी ना? हाँ हाँ जाना तो है मुझे भैया के घर। तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई है मेरे भैया की। अम्मा जी मामा जी को बालूशाही बहुत पसंद है ना? हाँ हाँ बालूशाही और वो भी तेरे हाथों की। एक काम करना तेरे हाथों का गाजर का हलवा भी बहुत पसंद है मामा जी को, और खस्ते। ये तीनों चीज बनाकर पैक कर देना तू। हाँ ठीक है अम्मा जी मैं भी बना देती हूँ। अरे तू अकेले अकेले क्यों परेशान होगी, अब तो तेरी बहू आ गई है ना। बहू को बोल वो करेगी तेरा काम। अम्मा जी थोड़ी देर उसे आराम करने दीजिए, मैं खुद ही कर लेती हूँ। नहीं नहीं क्यों उसे आराम करने दो। देख बहू गीली मिट्टी को जैसा आकार दोगे वैसी बन जाएगी। मिट्टी सूखने के बाद तुम उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकोगे, इसलिए बहू नई नहीं है। अभी तू उसके साथ जैसा व्यवहार करेगी वो उसी हिसाब से तेरे लिए ढल जाएगी, इसलिए ज्यादा नरमी से पेश मत आ उसके सामने। ठीक है अम्मा जी आप जाइए, मैं बहू को बुलाती हूँ। अरे तू क्यों परेशान हो रही है, मैं जाती हूँ देख कर आती हूँ उसे कमरे में क्या कर रही है। अम्मा जी हे भगवान, अम्मा जी रिया और प्रवीण के कमरे में जा रही हैं। यदि उन्होंने बहू को पैकिंग करते हुए देख लिया तो कहीं बवाल खड़ा ना हो जाए। चलो मेरी सारी पैकिंग तो हो गई। इतने बड़े बड़े बैग क्यों निकाल कर रखे हैं तुमने? वो दादी जी। रिया बेटा तुमने सारे कपड़े अलमारी में जमा दिए ना? हाँ मम्मी जी। वो अम्मा जी इसकी नई नई साड़ियाँ पूरे कमरे भर बगड़ी थी, इसको मैंने अच्छी डांट लगाई कि सारा कमरा मुझे क्लीन दिखना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी अलमारियां हैं कमरे में, सारे कपड़े अलमारी में जमा कर रख दो और बैग को खाली करके ऊपर जमा दो, क्योंकि अब रिया को ये बैग लगेंगे थोड़ी ना, बस इसलिए अम्मा जी। हाँ हाँ बढ़िया किया तुमने, ऐसे ही अकल दिया करो अपनी बहू को। गीता तुम्हारी बात सुनकर खुशी हुई, कम से कम तुम्हें इतनी तो अकल आई। अब ऐसा लग रहा है कि तुम धीरे धीरे करके सास बन रही हो। हाँ अम्मा जी बिल्कुल, आपके साथ जो रहती हूँ तो थोड़ा बहुत तो असर आपका आएगा मुझ में। रिया बेटा पूरा कमरा क्लीन करके जल्दी से मेरे पास आना। जी मम्मी जी। किचन में मेरे साथ काम करवाना आकर। जी मम्मी जी। चलिए ना अम्मा जी आप चलिए, मम्मी जी कितनी अच्छी हैं। बेटा मैं तो डर ही गई थी, मुझे ऐसा लगा कहीं तुम पैकिंग तो नहीं कर रही हो। वो तो ये अच्छी बात है कि तुमने सारे पैक करके रख लिए हैं। यदि मम्मी जी धोखे से तुम्हें पैकिंग करते देख लेती तो वो समझ जाती। लेकिन मम्मी जी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हमारे जाने के बाद जब दादी जी को पता चलेगा तो वो आपका क्या हाल करेंगी। अरे बेटा तू मेरी चिंता बिल्कुल भी मत कर, यदि अम्मा जी ने इस बार मेरे ऊपर हाथ भी उठा दिया तो मुझे कुछ दुख नहीं होगा। बस तुम लोग खुश रहो, तुम दोनों यदि खुश हो तो मैं भी खुश हूँ बेटा। मेरा जीवन क्या है, मेरा जीवन तो तुम ही लोग हो। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा बस यूं ही। ये बैग रिया, ये बैग तुमने क्यों निकाले हैं? बेटा तुम लोग कल जा रहे हो शहर।
क्या माँ, दादी माँ मान गई? क्या दादी माँ ने हाँ बोल दिया माँ? नहीं बेटा, तुम्हारी दादी ने हाँ नहीं बोला है और वो कभी बोल भी नहीं सकती हाँ। तो फिर माँ? बेटा, तुम्हारी दादी जी कल उनके भाई के घर जा रही हैं। जैसे ही तुम्हारी दादी जी घर से निकलेंगी, तुम भी शहर की बस पकड़ कर निकल जाना यहाँ से। माँ, आप पागल तो नहीं हो गई हैं? ऐसा काम नहीं कर सकता मैं। लेकिन क्यों बेटा? माँ, आपने कभी सोचा है कि हमारे जाने के बाद दादी जी आपका क्या हाल करेंगी? बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों की खातिर सब सह लूंगी, बस तुम लोग खुश रहो। माँ, मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। माँ, ये बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे कि मेरे कारण आप किसी मुसीबत में पड़े। बेटा तुम्हारे जाने के बाद दादी जी कुछ नहीं कहेंगी, मुझे अच्छे से पता है, और बोलेंगी भी तो मैं सुन लूंगी ना बेटा। कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, आखिर इतनी उम्र से सहते और सुनते ही तो आ रही हूँ मैं। मेरा तो सारा जीवन ही चला गया बेटा, लेकिन अब तुम लोगों की जीवन की शुरुआत है। बेटा मेरे कारण तुम अपना जीवन खराब मत करो बेटा। देख बेटा, मैं नहीं चाहती कि जो सब कुछ मैंने बर्दाश्त किया है वो मेरी बहू करे। रिया इस घर में तुम्हारे लिए आई है और तुम्हें हर कदम में हर परिस्थिति में उसका साथ देना चाहिए। लेकिन माँ। बेटा लेकिन कुछ नहीं। हाँ प्रवीण, मम्मी जी सही बोल रही हैं। हम दादी जी के सामने तो घर से निकल नहीं सकते, कम से कम उनके जाने के बाद तो इस घर से जा सकते हैं ना। ये तुम कुछ नहीं समझती हो, तुम्हें नहीं पता मेरे घर का माहौल। ठीक है, जब मुझे कुछ नहीं पता है तो मैं इस बारे में बोलूंगी भी नहीं। तुम मुझे अपने मायके छोड़ दो बस, उसके बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते प्रवीण, तुम्हें मेरी कसम बेटा, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तेरी माँ ने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा है बेटा, मेरी इतनी सी इच्छा बस पूरी कर दे। तू अम्मा जी के जाते ही बहू को लेकर इस घर से शहर चले जा। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। अम्मा जी जल्दी आइए, टैक्सी आ गई है। अम्मा जी। हाँ हाँ आ रहे हैं। चलिए अम्मा जी, टैक्सी खड़ी है। रिया बहू जल्दी आओ, अम्मा जी जा रही हैं, पैर पड़ लो, अम्मा जी का आशीर्वाद ले लो। ठहर जा जरा, ठहर जा, सांस तो ले ले। ऐसा लग रहा है मुझे भिजाने की तुझे बहुत जल्दी है। नहीं अम्मा जी, ऐसी बात नहीं है, ठंड के दिन है अम्मा जी, इसलिए मैं सोच रही थी कि आप समय से पहुंच जाएंगी मामा जी के घर। हाँ पहुंच जाऊंगी, वो मेरी दिक्कत है, तू ज्यादा परेशान मत हो। बड़ा भारी दूर नहीं है मेरे भाई का घर, 1 घंटे की रास्ता है। सुबह के 9 बजे हैं, 10 बजे तक पहुंच जाऊंगी मैं। हाँ अम्मा जी ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू मेरे जाने के बाद कोई कांड करने वाली है। नहीं अम्मा जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? एक बात कान खोल कर सुन ले, मेरे जाने के बाद कोई गड़बड़ मत करना घर में, वरना तेरी खैर नहीं है, ये समझ जाना। नहीं अम्मा जी, कुछ गड़बड़ नहीं करूंगी मैं। चल प्रवीण, मुझे छोड़कर आ। ठीक है दादी जी। क्यों बहू, क्या इतने संस्कार भी नहीं सिखाए तुम्हारे माँ बाप ने कि घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूने से आशीर्वाद मिलता है? हाँ दादी जी, हाँ मैं आ रही हूँ। ठीक है, खुश रहो, दूध नहाओ, पुत्र फलो। ठीक है तो हम चलते हैं। गीता, हमारे पीठ के पीछे घर का अच्छे से ख्याल रखना। जी अम्मा जी। ऐसा नहीं कि दिन रात अपने बहू के साथ चूल्हा चौकी में ही घुसे रहो। जी अम्मा जी बिल्कुल। हे भगवान, मुझे मम्मी जी की बहुत चिंता हो रही है। ये भी बात है कि दादी जी के रहते हुए तो मैं कभी भी इनके साथ नहीं जा सकती, दादी जी के सोने में ही ये सब संभव है। मम्मी जी, दादी जी गई क्या? हाँ बेटा चली गई वो। जाओ तुम लोग भी जल्दी से अपना सामान निकालो। माँ, इस तरह से मैं अपनी पत्नी को लेकर नहीं जा सकता। देख बेटा, ये सब बोलकर तू मेरा दिल फीका मत कर। माँ, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। तू मेरी बिल्कुल भी चिंता मत कर बेटा, जा अपना बैग निकाल। यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तेरी माँ नहीं हूँ। जा बेटा, समय बर्बाद मत कर, मैं सब संभाल लूंगी बेटा। इतने सालों से तेरी दादी को झेलते आ रही हूँ, आगे जो भी परिस्थिति बनेगी वो सब मैं देख लूंगी, तू जा। मम्मी जी, सच में मम्मी जी, सास हो तो आपके जैसी। अरे बेटा, बातों में समय व्यर्थ मत करो, तुम लोग जाओ ना। ठीक है बेटा, जाओ, तुम्हारी भी बस आती होगी। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अम्मा जी आप तो चली गई थी ना। अरे यहाँ मैं अपना पैसे का बटुआ भूल गई। वो तो अच्छा हुआ कि मैं अपने पैसे का बटुआ भूल कर चली गई, कम से कम मेरे पीठ के पीछे जो होने वाला था वो तो पता चल गया मुझे। इसलिए तुझे बहुत जल्दी पड़ी थी मुझे अपने मायके पहुंचाने की, ताकि मेरे पीठ के पीछे से तू अपने बहू बेटों को शहर पहुंचा सके। तुझे तो मैं बाद में देखूंगी, पहले तेरे बहू बेटों से निपटूंगी। नहीं मम्मी जी, अब नहीं। आपने मेरे साथ जो भी किया मैंने सब बर्दाश्त किया, जो आपने मेरे साथ किया वो मैं अपने बहू के साथ नहीं होने दे सकती। अम्मा जी, सास ऐसी नहीं होती है। बहू का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ सास ससुर की सेवा करे। जिसके पीछे बेचारी इस घर में आई है वो, उसके साथ भी रहने का मौका मिलना चाहिए उसे। आपने जब मुझे इनके साथ शहर नहीं भेजा था वो तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अपने बहू बेटों को मैं अलग नहीं कर सकती। इतनी जबान चलने लगी है तेरी। अम्मा जी, आपको मुझे जो भी बोलना है बोलो। अम्मा जी, मुझे तो आपने एक बार में ही फैसला सुना दिया था, कभी मुझसे पूछा कि मेरे दिल पर क्या बीतती है। पति के होते हुए भी आपने मुझे विधवा जैसा जीवन जीने पर मजबूर कर दिया था अम्मा जी। इस बात के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। हाँ बोलती जरूर नहीं हूँ अम्मा जी, लेकिन मेरे दिल से जो हाय निकलती है ना वो मैं आपको बता नहीं सकती। जितने दिन का भी मेरे पति का जीवन था, कम से कम मैं उतने ही दिन अपने पति के साथ रह लेती, तो कम से कम जीवन में ये दुख तो नहीं रहता कि मैं शादीशुदा होते हुए भी विधवा का जीवन जी हूँ। आपका मुझ पर बोलने का अधिकार था, मेरी बहू पर नहीं। देखिए मम्मी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, मेरे बहू बेटों को जाने दीजिए। गीता बेटा, कभी तूने आज तक मुझसे ऐसी बात बोली नहीं, तो मैं तेरे मन की बात समझ भी नहीं पाई बेटा। तू सही बोल रही है बेटा, मुझे माफ कर दे। जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जानती हूँ तूने गुस्से में आज जो भी बात बोली है वो एकदम सच है। मैंने ये बात समझने की कोशिश ही नहीं की बेटा कि पति पत्नी एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं।
जिसके पीछे एक लड़की ब्याह कराती है उसे ही उसका साथ नहीं मिलेगा तो उसके शादीशुदा होने का मतलब ही क्या है। बहुत अच्छा हुआ बेटा जो आज तूने इस बात के लिए मुझे 2 बात सुनाई, वरना मैं तेरा दुख कभी नहीं समझ पाती बेटा। आज मुझे एहसास हुआ है कि मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, लेकिन बेटा अब ऐसा कभी नहीं होगा। जाओ बच्चों, एक पाप का बोझ और अपने सिर पर नहीं ढो सकती बेटा मैं। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। दादी जी आप भी हमारे साथ चलिए। हाँ दादी जी, आप और माँ हमारे साथ चलिए। नहीं नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मैं खुद तुम्हें बुला लूंगी। ठीक है दादी जी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।